अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो न्यू टॉपिक है, इससे पहले हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड टॉपिक थे। अब थोड़ा सा हम फिजिक्स साइड पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड है। तो इसकी कुछ आउटलाइंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके अलावा चार्ज क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। और इसके अलावा दो टॉपिक्स इसमें और हैं जिनकी मेन डेरिवेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। तो बेसिक इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है, सबसे पहली चीज़ आपके पास यहाँ पर डिफाइन है इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फोर्स? बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स कोई भी वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है। लेट से आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। तो अब ये जो दो चार्जेस हैं, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, अगर साइंस डिफरेंट होती हैं तो ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव में है, दोनों की जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नहीं है, सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से अवे चले जाएंगे, ठीक है। अगर साइंस डिफरेंट होंगी तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अगर साइंस सेम होंगी तो ये रिपल्सिव फोर्स होगी इनके दरमियान। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की यहाँ पर डेफिनेशन भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन द चार्जेस ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर मेंशन किया मैंने। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ सिस्टम व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स या फिर पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, सो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम इज अट्रैक्टिव। ये बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि अगर पॉजिटिव चार्ज है एक तो दूसरा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस और टू नेगेटिव चार्जेस। अगर प्लस माइनस होगा तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी। रिपल्सिव के लिए या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे, ठीक है। अगर सेम साइन होगी तो आपके पास रिपल्सिव फोर्स आपको नजर आएगी। Then last, we can treat a charge object as a point charge when the object is much smaller than the distance involved in a problem. अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके पास, वो ये है, एक बात, ये वाला जो पॉइंट है ये एक मेन पॉइंट है। इसमें यहाँ पर ये बात मेंशन की हुई है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखते हैं तो उसको दूर से देखने की वजह से लेट से आपके पास एक रिंग है चार्जेस का। अगर मैं इसको करीब से स्टडी करूं तो यहाँ पर इसके चार्जेस के रिंग में मल्टीपल पॉइंट्स पर मल्टीपल चार्जेस होंगे, ठीक है। अगर ये रिंग ऑफ चार्ज है तो हर पॉइंट पर कुछ मुझे डिफरेंट चार्जेस नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इसको लेकिन दूर से देखती हूँ तो जितना जितना मैं दूर जाऊंगी उतना मुझे छोटा नज़र आने लगेगा। लेट से मैं थोड़े और दूर से देखूंगी, बहुत दूर से देखने पर मुझे क्या नज़र आएगा, सिर्फ एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा। तो इस पॉइंट में मैंने ये बात मेंशन की है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसको अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखें तो वो हमें स्मॉल नज़र आएगा, जिसकी वजह से हम उसे एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रिंग गिवन था, ठीक है, रिंग ऑफ चार्जेस थे। रिंग का मतलब इस रिंग के ऊपर हर जगह पर कुछ चार्जेस होंगे। लेकिन अगर हम इसको दूर से डिस्टेंस से देखें, थोड़ा सा दूर जाऊंगी ये रिंग मुझे छोटा नज़र आने लगेगा, फिर मैं थोड़ा और दूर जाऊंगी तो होगा ये कि ज़्यादा दूर से देखने पर ये जो रिंग है मुझे जस्ट एक डॉट नज़र आ रहा होगा। तो इस वजह से हम इसको अब जब अपनी कैलकुलेशंस में सॉल्व करेंगे तो हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी चार्जेस का इफेक्ट है वो हमें इसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। तो अभी वो आगे हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो इस चीज़ को और अच्छे से देख लेंगे। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, अगर दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आपके पास रिपल्सिव फोर्स होती है। अच्छा, इसके बाद क्वांटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेरिवेशंस भी है। um, एक सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस वेयर इट इज। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रो और स्टैटिक।
ये दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीन मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब है कि कोई चीज़ जो कि रेस्ट पर हो। तो इस वाले चैप्टर में हम जो मोस्टली चीज़ों को स्टडी करेंगे वो ऐसे चार्जेस होंगे जो कि रेस्ट पोजीशन पर होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इतना खास नहीं है, इसको छोड़ दें। आपके पास मैं बात कर रही थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। यहाँ पर मैंने मेंशन अगेन वही किया है कि एक प्रॉपर्टी है मैटर की एटम की, जो भी आप लोग कह लें, कि जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कुछ बिहेवियर शो करता है। उसका बिहेवियर डिपेंड करता है दूसरे चार्जेस पर, ठीक है। अगर दूसरा चार्ज जो है वो उसकी पोलैरिटी डिफरेंट है, अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सारा कुछ मैंने यही लिखा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज का बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और इसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड इट्स यूनिट इज कूलम। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात कर रही थी कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनको एक दूसरे के करीब रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनके दरमियान कोई फोर्स हमें नज़र आती है जो कि बराबर होगी क्यू इंटू दिस ई के। अब ये ई क्या चीज़ है? क्यू का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया, क्यू रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपका चार्ज है, और ये ई है क्या चीज़ आपके पास, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनी है? जो भी आपके पास चार्ज है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर जो इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से आपको कुछ फोर्स फील होगी। तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का जनरल फार्मूला है। थोड़ा सा अगर हम इसको एलैबोरेट करेंगे कूलम्स लॉ से तो फिर ये डिफरेंट होगा, अभी वो मैं आपको डेरिवेशन में एक्सप्लेन कर दूंगी फर्दर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखा जाए तो द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, या फिर वो अट्रैक्शन होगी या फिर वो रिपल्जन होगी, और इट इज़ गिवन बाय फिजिकल्स टू क्यू, ठीक है। ये आप लोगों की बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है, ये आप लोग इंटर में भी पढ़ के आ रहे होगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन और एरिया जिसमें हमने अपने पॉइंट चार्जेस को या चार्जेस को रखा गया है, या जिस भी एरिया में वो लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग मिस्टेक करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, फोर्स का यूनिट तो सबको पता है कि न्यूटन होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट भी वही होगा। लेकिन समटाइम्स आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं जिसके यूनिट्स आपको या तो याद नहीं रहते या फिर समटाइम्स ड्राइव भी करने पड़ते हैं। तो एक बहुत आसान तरीका मुझे लगता है यूनिट ड्राइव करने का, वही है जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई मेरे पास फोर्स थी। अब अगर मैं इसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहूंगी तो ई यहीं रहेगा, क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अब वो हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू, ठीक है। तो अगर मुझे इस एफ ओवर क्यू में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जानना है तो वो ऐसे पता चल सकता है कि देखो एफ ऊपर आ रहा है तो एफ का यूनिट न्यूटन, क्यू नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में तो क्यू का यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इससे क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की आप लोगों की बिल्कुल बेसिक्स थी, ठीक है, जिसको मैंने थोड़े से एक्सप्लेन कर दिया। अब असल जो टॉपिक है मेरा वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भी आई गेस आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ होगा, बट देख लें इसको दोबारा से, क्योंकि चार्जेस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसमें देखना है कि, चलें कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लें पहले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेपरेशंस। यहाँ तक पढ़ने के बाद एक चीज़ जो मेरे माइंड में सबसे पहले क्लिक करती है वो ये होती है जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था। आप लोगों को रिमेंबर हो अगर तो, न्यूटन का जो लॉ था वो क्या होता है, अगर ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें भी फोर्स की बात हो रही होती है, और फोर्स कैसी फोर्स होती है जो कि दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज पर अप्लाई हो रही होती है। अगर लाइट से अर्थ है और ये आपकी कोई सैटेलाइट है तो हम वो वाला फोर्स, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो कैसे अप्लाई होता था, इसका मास दोनों का मास, और इन दोनों के दरमियान रेडियस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो इससे हमारे पास ये फोर्स आ जाती थी। तो फोर्स का फॉर्मूला सिमिलरली जो उसमें होता था, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो सिनेरियो है वो है चार्जेस के लिए। अब अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2। इन दोनों का जो रेडियस होगा, अब जो इनका सेपरेशन है
बेसिकली जो फोर्स है वो इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑब्वियसली अगर इनका मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। अगर इनका मैग्नीट्यूड मैं ज़्यादा कर दूं तो इनकी जो फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसकी फोर्स है एज कम्पेयर टू दिस वन, जो बड़ा वाला चार्ज है उसकी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मेरे पास ये है कि जो इनका रेडियस है, रेडियस बिटवीन देयर सेंटर्स, जितने ज़्यादा ये देखो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², बिकॉज हमारे पास दो चार्जेस हैं, दैट्स वाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है r²। इसकी दो स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ से हमें मिल गई कि मेरे पास अगर दो चार्जेस हैं तो फोर्स बराबर होगी इनके मैग्नीट्यूड के, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए होता है, इसमें हमें अभी साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस ऑफ देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इनके सेंटर का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के हो जाता है रेडियस का स्क्वायर। तो इस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, विच इज देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक सेकेंड, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो Q1 Q2, बिकॉज न्यूमरेटर में है तो वो ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में r² है वो नीचे आ जाएगा। सिंपल, बहुत बेसिक है ये आपका। कंबाइन कर दिया, आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल्स टू लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑब्वियस है कि एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट जो है इसमें के है, के कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो कि हम कूलम्स लॉ में यूज करते हैं। इसके अलावा भी जो के है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज होता है, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताती हूँ। के की एक कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी है, बट अगर हमारे पास इसकी एक फॉर्मूला भी है इसके लिए जो कि वेरी कर सकता है डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, बट अगर हम ऐसा ही यूनिट में देखें तो इसकी जो जनरल वैल्यू है वो है 9 एक्सपोनेंट 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं के का यूनिट भी ड्राइव करने को आपसे कहूँ कि के का यूनिट ड्राइव करें, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन r²। लेट्स से मुझे अब इसमें से के को अलग करना है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू, के यही रहेगा। अब आपके पास देखो के अगर यही रहेगा, एफ भी यही है, आर इसके पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा एफ इंटू r²। मल्टीप्लाई इतना गंदा बन रहा है मुझसे, एफ इंटू r², और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएंगे Q1 Q2। Q1 और Q2 दोनों आ गए। अब इस के के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मुझे के का यूनिट ड्राइव करना है, मैं आपको पेपर में दे सकती हूँ कि किसी का भी यूनिट ड्राइव करें। ठीक है, तो यूनिट ड्राइव करने के लिए पहली बात तो ये है कि फोर्स का यूनिट आपको मालूम है क्या होता है, न्यूटन। तो इसलिए जहाँ पर एफ आ रहा है वहां पर आप लोग लिख लोगे एन। r² की जगह क्या लिखोगे, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में दिया हुआ है Q1 और Q2, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, और दूसरे Q का भी यूनिट कूलम, तो कूलम और कूलम दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, कूलम स्क्वायर। तो बेसिकली ये वाला जो आपके पास यूनिट ड्राइव हुआ है ये किसके लिए आ गया, के लिए आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो के की बात हो गई कि इसका यूनिट कैसे आया। इसके एसआई यूनिट में वैल्यू होती है फिक्स, जो कि है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का एक फॉर्मूला भी है जो कि होता है 1/4, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट। ई नॉट बेसिकली परमिटिविटी ऑफ स्पेस होती है, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ स्पेस की, जो कि है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जैसे के का यूनिट ड्राइव किया है, इसका भी ड्राइव कर सकते हैं आप लोग। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जो ई नॉट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, सिर्फ ये इन्वर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें ऐसी थी जो कि कांस्टेंट थे, के और ई नॉट।
अब आपके पास जो इक्वेशन थी उसमें मैं अपनी के की वैल्यू पुट कर दूंगी। ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें मैंने के की क्या वैल्यू पुट करनी है, 1/4 पाई नॉट। अगर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल दूंगी तो वहां पर आप के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 10 की पावर 9 ही रखेंगे। अच्छा, 9 एक्सपोनेंट 9 रखेंगे। अब जब यहाँ पर आपके पास के की वैल्यू गिवन थी 1/4 पाई नॉट, मैंने पुट कर दी, बाकी Q1 Q2 एज इट इज आ गया। इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, सिंस द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर सिचुएटेड। अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हैं तो वो मीडियम पर लाजमी तौर पर डिपेंड करेंगे कि उनके दरमियान का जो मीडियम है वो क्या है। तो इस वजह से उसका जो भी इफेक्ट है वो लाजमी तौर पर हमारे फोर्स पर भी आता है। तो अब जो हमारे पास, अगर मैं इन दो चार्जेस को देखूं तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के लिए वो बन जाएगा F/F ई आर क्या है? परमिटिविटी है। परमिटिविटी E0 जो थी वो स्पेस की थी, और ई आर जो है वो आपके मीडियम की है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, एफ डैश की वैल्यू थी F/E r। एफ का फॉर्मूला आपके पास कहाँ तक था? उसमें सिर्फ ये ई आर नहीं था, बल्कि क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये पूरी चीज आपके पास एफ है, समझ लो। अभी ये नहीं है आपके पास, ठीक है। सिंपल आपके पास F' = F/E r था। अब इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई ई आर कर दूंगी, अगर मैं इसमें यहाँ पर डिवाइडेड बाई ई आर कर दूं F/E r, लेट से ये पूरा एफ है, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करी है। एफ डैश बराबर था F/E r के, तो F/E r करें। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, एफ तो ये पूरा का पूरा है, और ई आर जब इससे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर इधर आ जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड हो रहा है इस वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई E0 ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब E0 और ER जो है वो बराबर होते हैं ई के, सिंपल एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन के परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसको हम कहते हैं। अब अगर हम किसी भी मीडियम के लिए निकालेंगे तो जो फोर्स है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में हम जो भी चीज़ करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्स लॉ है ये एक बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने इसका वेक्टर फॉर्म में ड्राइव नहीं करवाया आपको, जस्ट आपको सिंपल यही एक्सप्रेशन रखना है। जो ये वाला मेरा है फोर्स का था, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन में हम सिर्फ इसको यूनिट वेक्टर से अगर वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें यूनिट वेक्टर आर से हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। इसका जो ये वाला साइन है ऊपर एरो, ये रिप्रेजेंट करता है कि आर एक यूनिट वेक्टर है, और ये जो जनरल एक्सप्रेशन है ये आपके कूलम्स लॉ के लिए है। ठीक है, इसके बाद कूलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल भी देख लें ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे है। अच्छा, एक चीज़ जो इसका मेन पॉइंट है वो ये याद रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ है वो मैग्नीट्यूड के लिए होता है बट डायरेक्शन के लिए नहीं होता, डायरेक्शन के लिए, पोलैरिटी के लिए नहीं होता। अब यहाँ पर आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, इसमें लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स ऑफ चार्ज Q1 2 exponent -9 and Q2 3 exponent -9 coulomb are placed 0.04 meters from each other. What is the force of repulsion that they experience? इन्होंने खुद से बता दिया कि ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो 2 है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर जो 3 है Q2 ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि ये रिपल्जन फोर्स होगी। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है मैं आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे दूं जिसमें मैंने इन दोनों की नेट रिजल्ट आपको निकालना हो कि दोनों का जो फाइनल फोर्स का रिजल्ट है वो होगा, जो भी होगा वो आपको निकालना होगा, और आपको ये भी साथ साथ बताना होगा कि इन पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सी है, रिपल्सिव है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को या अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका डेटा बनाना है, सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने पूछी है कि इसके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी होगी। Q1 गिवन है ऑलरेडी, Q2 भी गिवन है, और ये जो 0.04 मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर लिखा हुआ है इसका मतलब ये इन दोनों के दरमियान का क्या है, रेडियस है। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। आपका जो फॉर्मूला है, अच्छा के की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, के की वैल्यू आप कांस्टेंट वाली ही पुट करेंगे, के इज इक्वल्स टू 9 एक्सपोनेंट 10, सॉरी 9 एक्सपोनेंट लिखी हुई है बल्कि मैंने, आई गेस यहाँ
ये रे। एफ का फॉर्मूला है के इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर हमें 0.04 दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर पुट करेंगे। के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9। सारी वैल्यूज मैंने सिंपली देखो यहाँ पे पुट कर दी है। के की Q1 Q2 और आर का स्क्वायर ले लिया। आर का स्क्वायर लेंगे 0.04 का तो हो जाएगा 0.0016। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 10 की पावर -9 और -9 आपस में क्या हो जाएगा, माइनस का 18। माइनस माइनस से प्लस हो गया -18। इसमें आपको कोई सच कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, अगर पावर्स ऐड करनी है माइनस में है दोनों तो -18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 6 एक्सपोनेंट -18 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 0.0016 से, तो आपका आंसर आएगा 3.75। फाइनली इसको के की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ गया 33.75 एक्सपोनेंट -6। अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन को सही करेंगे, एक पॉइंट शिफ्ट करवाएंगे लेफ्ट पर, तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाती है, लेफ्ट शिफ्ट करने पर इसमें एक +1 हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट करने में +1 हो जाएगा तो -6 + 1 इज -5। साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फोर्स का आंसर आया वो आया 3.375 न्यूटन। 3.375 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। अच्छा, अब एक चीज़ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी फील्ड हो, कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसमें मेरे पास सिर्फ दो चार्जेस नहीं है, दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसको क्या कहेंगे। अभी तक तो हमने जो भी बात की वो ये थी कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। अभी तक हमने ये बात की थी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अवे हो जाएगी। अब एक चीज़ आपके पास ये है कि अगर दोनों जो आपके पास चार्जेस हैं उनकी डायरेक्शन का आपको नेट रिजल्ट फाइंड करना है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए अब जो मेरे पास एक टॉपिक है, कहाँ गया, अच्छा ये सारी चीज़ें वही मैंने आपको मेंशन की हुई हैं कि एक ही क्या वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू 8.988 होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम न्यूमेरिकल में 9 ही यूज़ करते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो आप लोग भी 9 यूज़ करेंगे, देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ दी हुई है तो 9 यूज़ करेंगे। अम, और क्या था इसके अलावा, हाँ जो मैं चीज़ अभी आप लोगों को बता रही हूँ वो ये है कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन इससे पहले आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, अ, कहाँ गया, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब यह है कि अगर आपके पास एनी नंबर ऑफ चार्जेस हो, एनी नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम सुपरपोजिशन का जो रूल है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि जो इनका नेट रिजल्ट आ रहा होता है ना, हम उस फोर्स को अपना आउटपुट कंसिडर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन टू चार्जेस exert force simultaneously on a third charge, the total force acting on that charge is the vector sum of the forces that the two charge would exert individually. This important property called principle of superposition of forces hold for any number of charges. By using this principle, we can apply Coulomb's law to any collection of charge. अब मेरे पास जो कूलम लॉ का एक्सप्रेशन था वो सिर्फ किसके लिए होता है, Q1 एंड Q2 के लिए होता है। लेकिन अगर मैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को यूज़ करूँ तो हम कूलम्स लॉ अपने कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। अब सुपरपोजिशन को यूज़ करते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको उसकी वजह से सुपरपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं, तीनों की कोई डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स से ये वाले की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, और इस वाले की भी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है। तो बेसिकली सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि फाइनल जो नेट रिजल्ट आ रहा होगा, अब ये Q1 की डायरेक्शन Q2 पे क्या है, अट्रैक्टिव है, Q2 भी इस पर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो हमें फाइंड करना ये है कि जो इनका आउटपुट फाइनल रिजल्ट है Q2 पे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही होगी, Q2 Q1 से अट्रैक्ट हो रहा होगा या Q2 Q3 से रिपेल हो रहा होगा, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए मैं भी आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी, उससे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनका जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो वेक्टर सम होगा इन तीनों के चार्जेस का, ठीक है।
अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेरा जो टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो मेरा टॉपिक है, इसमें आपके पास ये है, जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed in any of the reaction. Similarly, चार्ज को भी कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता। um, ये देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को पहले न्यूमेरिकल बता दूं, फिर कहाँ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपका जो न्यूमेरिकल था ये सिंपल दो चार्जेस के लिए था। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कहलाते हैं सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपके पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी अब दो दिए हुए हैं। पहला ये रहा और दूसरा आर ये रहा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलेंगे हम कौन सा आर रखें, ये तो दो डिफरेंट आर हैं। तो इसमें हमारे पास सॉल्व करने की दो स्ट्रेटजीज हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, हमें इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पर टू पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है और Q3 नेगेटिव है। ठीक है, अब जो उसका नेट रिजल्ट आएगा हमें असल में वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ है थ्री चार्जेस लाई ऑन द एक्स एक्सिस एज इन द फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मिडिल चार्ज Q2। एक्चुअली हमें फाइंड करनी है जो इस Q2 के ऊपर चार्ज आ रहा है, नेट फोर्स जो इस Q2 के ऊपर अप्लाई हो रही है। Q1 से भी इस पे कुछ अप्लाई हो रही है, Q3 से भी कुछ अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा वही हम कंसिडर करेंगे। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डेटा में Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज लिख ली, R1 R2 लिख लिया। मुझे एफ नेट चाहिए, यानी कि नेट रिजल्ट चाहिए इन सब का। अब अगर मैं अपना कूलम्स लॉ लगाऊं तो मैं ये सोचूंगी Q1 Q2 के लिए हो वो, या फिर R1 कौन सा रखूं। तो एक स्ट्रैटेजी हमारे माइंड में ये आएगी कि वो ये कि पहले हम कूलम्स लॉ Q1 और Q2 के दरमियान सिर्फ इन दो चार्जेस के लिए चेक करेंगे कि मेरा क्या आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद जो मेरा कूलम्स लॉ है वो Q2 और Q3 पे भी लगेगा। उससे मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है। बिल्कुल इसको इजी करके वैसे समझेंगे कि लेट से Q3 है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ Q1 और Q2 है। तो हम सबसे पहले किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, अपने इंग्रेडिएंट्स को लेंगे, Q1 को लेंगे, Q2 को लेंगे, और इसके साथ इनका जो रेडियस आ रहा है वो कौन सा है, R1 आ रहा है। Q3 और R2 को अभी हम निगलेक्ट कर देंगे, उसको अभी हमें कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, इस वाले में एक चीज़ आप लोगों को अभी मैं और आगे जाके बताऊंगी, वो ये है कि मैंने बार बार एक्सप्लेन किया कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए होता है, सॉरी, हाँ, कूलम्स लॉ एक्चुअली मैग्नीट्यूड के लिए होता है, डायरेक्शन का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अभी हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। सिंपल कैसे, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, Q1 और Q2 के दरमियान की फोर्स। तो मैंने इसका नाम रखा F12। अब इसकी वैल्यूज कैसे पुट करी है, के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और आर स्क्वायर। Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 0.1 स्क्वायर से, तो मेरे पास ये आ गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F12 आ गई 1.8। यहाँ तक करने के बाद अब Q2 और Q3 की निकालने के लिए क्या करेंगे, अब की बार जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें से सिर्फ Q2 और Q3 चाहिए होगा, R1 की ज़रूरत नहीं है, और चाहिए होगा R2। तो अब जो मेरे पास फोर्स आएगी वो क्या आएगी, F23, यानी कि F इज इक्वल टू के Q2 Q3 अपॉन R2। ये R2 का स्क्वायर होगा। अब की बार, पहली बार हमने R1 का स्क्वायर लिया था, और सेकंड टाइम जब हम लेंगे तो वो R2 का स्क्वायर लेंगे। और इसका रीज़न ये है कि जो R2 है वो Q2 से Q3 के दरमियान वाला है, ये वाला आपका R2 है, सही है। तो अब इसके दरमियान भी कूलम्स लॉ फाइंड करेंगे, के की वैल्यू Q2 Q3 आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आंसर आ गया। अब आपको दो फोर्सेस मिल गई, पहली जो है F12 और दूसरी जो है F23। ये दोनों फोर्सेस अब आपके पास आ गई हैं। अब इन दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड कर दिया और आपके पास आंसर आ गया। एक चीज़ जो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज करेगी वो ये थी कि F Q3 की जो वैल्यू थी, Q3 की वैल्यू यहाँ पर आप गौर करें -4 लिखी हुई है, ठीक है। अब इस -4 का मतलब है इसकी डायरेक्शन। -4 का मतलब है
कि इसकी जो डायरेक्शन है वो Q2 के अकॉर्डिंग इस तरफ आ रही होगी। माइनस का मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है, माइनस प्लस ये जो साइन है इनकी चार्जेस की डायरेक्शन को शो करते हैं। लेकिन हमारा जो कूलम्स लॉ है वो डायरेक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है। तो हमारे पास जो मैं इसकी वैल्यू जब पुट करूंगी ना, ये जो -4 है मैं इसको माइनस कंसिडर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ माइनस शो ऑफ के लिए लिखा है, पर ये माइनस होगा नहीं। 4 × 1 = 4 आंसर आएगा, या जितना भी आएगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। हाँ, 4 × 1 = 4 आंसर आएगा आपके पास, लेकिन हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। नेगेटिव साइन अगर आप रख भी रहे हो, सिर्फ वो आपने Q3 की वैल्यू शो करने के लिए रखी है कि Q3 माइनस में था, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ माइनस साइन ले ली तो आंसर में भी माइनस आएगी, ये भी माइनस आएगा आपका, फिर F23 भी माइनस का हो जाएगा और पूरा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि जो भी आपके पास चार्जेस हैं उनकी साइन कुछ भी हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी साइन नहीं रखेंगे कोई भी। अगर माइनस है तो वो भी ना रखो, Q3 की साइन रखनी ही नहीं है, ये याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका आंसर अगर मैं -4 लेती यहाँ पर, तो आंसर में क्या आता, -1 आता। 4 × 1 = 4 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 1 आता आंसर में। लेकिन ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे से दोबारा बता रही हूँ कि माइनस नहीं रखेंगे, आंसर में प्लस ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है, डायरेक्शन के लिए नहीं है। जब दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों का नेट चार्ज चाहिए था, दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद आंसर आ गया। गलती से भी कोई एक भी चार्ज माइनस में नहीं रखेंगे, जो भी दिया हुआ हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई और भी क्वेश्चन हो, हमें हमेशा प्लस में रखना है, ठीक है। दोनों को ऐड कर लिया, 2.7 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन आपका आंसर आ गया। इससे हमें ये पता चला जब हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस भी थे, तो दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए भी हमने क्या कर दिया, सुपरपोजिशन को यूज़ करते हुए कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 चार्जेस Q1 Q2 जिनकी वैल्यूज गिवन है 5 एक्सपोनेंट -6 कूलम और -3 एक्सपोनेंट -6 कूलम, जिनको रखा है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वही कूलम्स लॉ से आप निकालेंगे, और नेचर ऑफ फोर्स। कूलम्स लॉ यूज करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R² करेंगे। इसमें बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, अभी जो मैंने एक्सप्लेन करी है कि -3 लिखा हुआ है, भले ही आप फॉर्मूले में -3 पुट कर दो, लेकिन जब आपका आंसर आएगा उसमें माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर को सॉल्व करने के लिए पहले कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में। दिखा देती हूँ मैं, वैसे डेटा देख लें, सॉल्व खुद कर दिएगा। ये वाला 20 सेंटीमीटर था, उसको मैंने रेडियस को मीटर में लेते हैं इसलिए डिवाइड करें 100 से, तो ये आ गया 0.2 मीटर। Q3 नेगेटिव रखा है, लेकिन फॉर्मूला में पुट करते हुए हम पॉजिटिव रखेंगे, ये भी याद रखिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R² से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। अब आपको ये बताना होगा कि इस फोर्स का नेचर क्या है, ये वाला आप लोग खुद करेंगे, सही है। आई थिंक काफ़ी टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं। अब इसके जो मोस्ट दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ये देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा।